Hi students, after the completion of Kepler's law of planetary motion, now we are going to start our next concept about the Newton's universal law of gravitation. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर तक लास्ट वीडियो में हमने क्या जो केपलर्स के 3 लॉज थे प्लैनेटरी मोशन के वो एक्सप्लेन कर लिए थे. अब हम न्यूटन का जो लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले पेज नंबर 1 के ऊपर अबाउट ग्रेविटेशन कुछ दिया है, जनरल इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम्स के लिए, बट हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, वो हमारा एक्सप्लेनेशन रिमेनिंग है. तो देखो पेज नंबर 1 के ऊपर जो 3 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे हमने उसके नीचे देखो. We have seen in the previous standard that the gravitational force is a universal force and it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. देखो हमने लास्ट स्टैंडर्ड में नहीं, लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट ओनली दैट फोर्स विच एक्ट्स इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, इट इज द यूनिवर्सल फोर्स एंड इट्स एक्ट इन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. मतलब ये जो फोर्स है, मतलब ऐसे अगर हम कंसिडर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को तो ये फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है और पूरे यूनिवर्स में ये फोर्स लगा हुआ है. ओके, मतलब आप ब्रह्मांड में ये पूरे यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करते हो तो उन 2 ऑब्जेक्ट में कौन सा फोर्स होता है? कंपल्सरी ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही है. देन लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स. देखो वहां पे ग्रेविटेशन के नीचे क्या दिया है. एज वी हैव लर्न द फेनोमेनन ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन. एज द स्टोरी गोज ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग एन एप्पल fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward, not an angle to the vertical. Why do they not fly of horizontal direction? Okay, we know that the force of gravitation were discovered by Sir Isaac Newton. हमें पता है जो हमारे परम पूज्य सर आइजैक न्यूटन है, इन्होंने ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी डिस्कवरी की. और जैसे स्टोरी हमको पता है कि वो एक दिन एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर के ऊपर एक एप्पल फॉल होता है, तो वो सोचते हैं कि ये जो एप्पल है ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों आ रहा है. ओके, ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिर रहा है, वर्टिकल को एंगल क्यों नहीं फॉर्म कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल अगर यहाँ पे है तो ये वर्टिकली नीचे ही आ रहा है, ऐसे डाउनवर्ड ही आ रहा है. यहाँ पे एक एप्पल है तो ये भी वर्टिकली ऐसे डाउनवर्ड ही आ रहा है. मतलब एप्पल अगर ये यहाँ पे इस पोजीशन में तो इसकी डायरेक्शन ये है वर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है. ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है. मतलब हर एक चीज जो है वो अट्रैक्ट होगी कहाँ पे? अर्थ के सेंटर की ओर. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये अर्थ है ऐसे कंसिडर अगर हम करते हैं और ये अर्थ का सेंटर है, तो एप्पल अगर यहाँ पे है तो ये उसकी वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे तो ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे तो ये उसकी वर्टिकल डायरेक्शन हो गई. ये अलग अलग पोजीशन पे मैंने आपको बताने का ट्राई किया है. तो देखो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ही क्यों एप्पल फॉल होता है. कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आप बोलोगे सर हमने तो एप्पल ऐसे गिरते हुए नहीं देखा है, सीधे ही गिरते हुए देखा है. ओके, तो ये ऑब्वियस है कि जब भी हम अर्थ के किसी सरफेस पे होंगे, किसी पार्ट पे होंगे, तो वो सरफेस हमारे लिए टोटली क्या रहेगा? टोटली वो कैसा रहेगा? प्लेन ही रहेगा. ओके, तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ये एप्पल इस साइड पे ऐसे आ रहा है. जैसे हम प्रैक्टिकली अगर देखते हैं तो हर एक एप्पल हमें कैसे फॉल होता हुआ दिखेगा? ऐसे ही स्ट्रेट हमारे सामने. मगर अर्थ ऐसी राउंड है ना, तो जस्ट मैंने बताने के लिए ट्राई किया है कि एप्पल ऐसे वर्टिकली इस डायरेक्शन में सेंटर की ओर गिर रहा है. कंफ्यूज होना नहीं है. प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखते हैं हम तो हमें ये भी एप्पल ऐसे सीधे ही गिरते दिखेगा, ये भी एप्पल ऐसे सीधे ही गिरते दिखेगा. मगर अभी ये 2 डायमेंशन में देख रहे हैं हम, क्योंकि ये आपकी एक डायमेंशन, ये एक एक्सिस और ये एक एक्सिस में 2D में देख रहे हैं, तो कंफ्यूज मत हो. ठीक है,
तो बताना यही है कि हर एक एप्पल कैसे वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ही आएगा, अर्थ के सेंटर के ओर ही अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कैसा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, तो न्यूटन ने यही सोचा कि ये जो एप्पल है ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिर रहे हैं, और उनका जो वर्टिकल एक्सिस है उसको वो कोई एंगल बनाते हुए क्यों नहीं गिर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एप्पल स्ट्रेट नीचे गिर रहा है, तो ये ऐसे क्यों नहीं गिर रहा है, इस साइड में ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा एंगल क्यों नहीं फॉर्म कर रहा है। ये एप्पल ऐसे गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये इधर क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ पे एंगल क्यों नहीं फॉर्म कर रहा है। या फिर ये एप्पल ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये इस साइड पे क्यों नहीं जाके एंगल फॉर्म कर रहा है, ये न्यूटन ने सोचा। या फिर ये एप्पल जो है ये हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे ही क्यों गिर रहा है, इधर क्यों नहीं जा रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे क्यों नहीं जा रहा है। ओके, तो ये सब सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद न्यूटन ने इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, अगर हम अर्थ को कंसिडर करते हैं तो। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में वही कहा है, आफ्टर मच थॉट he came to the conclusion that the earth must be attracting apple towards itself and this attractive force must be the directed toward the center of earth. ओके, बहुत ही ज्यादा स्टडी करने के बाद, सोचने के बाद न्यूटन इस कंक्लूजन पे पहुंचे। कंक्लूजन मतलब क्या, कि वो इस रिजल्ट पे पहुंचे कि उन्होंने ये सोचा, पूरे सोच का उनका निचोड़ ये निकला कि अर्थ जो है हर एक चीज को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है किसी फोर्स से। ओके, और ये फोर्स कैसा होना चाहिए, सेंट्रीपिटल होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज जो है वो अर्थ के सेंटर के ओर ही क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। और हमने ये पढ़ा भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री on the center to the center of the earth is vertical direction at the position of the apple and thus the apple falls vertically downward. आप कहीं पे भी हो, मतलब कोई भी चीज फॉल हो रही हो, तो वो चीज आपको कैसे फॉल होते हुए दिखेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि अर्थ है और अर्थ के इस पॉइंट पे आप हो और आप चीज क्या करते हो, ऊपर फेंकते हो, तो वो चीज क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही आती है, वो कोई एंगल नहीं बनाती है वर्टिकल के साथ। मतलब वो चीज ऐसे फेंकते हो आप तो ऐसे नहीं गिरती है या ऐसे नहीं गिरती है, सीधी नीचे सेंटर ऑफ अर्थ के ओर आती है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे है और वो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड आता है। तो अभी आप फिर से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो अगर चीज ऐसे ऊपर फेंकी जा रही है तो वो चीज ऐसे नीचे गिरनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे हो तो अर्थ का ये पार्ट आपके लिए क्या है, प्लेन है, और अगर आप यहाँ पे हो तो ये अर्थ का पार्ट आपके लिए प्लेन ही है। आप कभी भी देखो, आप हॉरिजॉन्टल के ऊपर ही खड़े हो, ऐसे प्लेन सरफेस के ऊपर खड़े हो। आपने कभी ऐसे देखा है क्या कि ऐसा टर्न है और आप उसके ऊपर खड़े हो अर्थ के, या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी माउंटेन पे भी होते हो आप, ऐसे डाउनवर्ड क्या है वहाँ पे, मतलब छोटा सा माउंटेन वगैरह कुछ है और आप इस इंक्लाइन प्लेन पे खड़े हो, फिर भी आप इंक्लाइन प्लेन पे भी अगर अर्थ के खड़े हो और आप यहाँ पे खड़े हो और आप ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंकते हो तो ऑब्जेक्ट सीधे किधर आता है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे भी है तो इस पर्सन को अर्थ स्ट्रेट ही दिखेगी, यहाँ पे भी है तो अर्थ स्ट्रेट ही दिखेगी। ओके, हर 5 से 7 किलोमीटर के बाद अर्थ क्या होती है, कर्व होती है, मतलब अर्थ का कर्व फॉर्म होता है। अब यहाँ पे हो, अर्थ आपको प्लेन दिख रही है, यहाँ से आप 7 किलोमीटर जाते हो, आप यहाँ से 7 किलोमीटर देखते हो, 5 to 7 किलोमीटर देखते हो तो आपको लगेगा कि टर्न है, हॉराइजन आपको दिखता है, ऐसे लगता है कि स्काई वहां पे खत्म हो गया है। मगर उस पॉइंट पे जाते हो तो फिर आपको प्लेन दिखता है। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि अर्थ बहुत ह्यूज है साइज में और हमारा जो एग्जिस्टेंस है अर्थ के सामने जीरो से भी बहुत छोटा है। ओके, करोड़ों टाइम हम छोटे हैं किससे, अर्थ से, इसलिए हमें अर्थ का हर एक पार्ट कैसे दिखता है, स्ट्रेट लाइन दिखता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, यहाँ पे हो तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, यहाँ पे हो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा। तो ये न्यूटन इस कंक्लूजन पे पहुंचे, वो इस रिजल्ट पे पहुंचे कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं से भी आप क्या करते हो, फेंकते हो या फिर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरता है। वो वर्टिकल के साथ कोई एंगल ऐसे फॉर्म नहीं करता है, ये एंगल कोई ऐसे फॉर्म नहीं करेगा। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा
और कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, अर्थ के सेंटर की ओर ही क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। देखो आगे, the direction from the apple on the tree to the center of the earth is vertical direction at the position of the apple and thus the apple fall vertically downward। ये एक्सप्लेन हो गया। फिगर में देखो वहां पे 1.1 में, on the left shows an apple tree on the earth, the force on an apple on the tree it toward the center of the earth that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of earth। आप अर्थ के कोई भी पार्ट पे हो, एप्पल की पोजीशन या किसी चीज की भी पोजीशन आप देख लो, उस पोजीशन से अर्थ को क्या फॉर्म होना चाहिए, परपेंडिकुलर फॉर्म होना चाहिए। आप अर्थ के ऐसे कर्व पे भी होते हो तो आपको क्या कंसिडर करना है, जैसे अभी यहाँ पे कर्व हो गया, मगर आपको ये स्मॉल पार्ट जो है ऐसे स्ट्रेट कंसिडर करना है। तो ये स्ट्रेट पार्ट को क्या कैसे फॉल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली फॉल होना चाहिए। यहाँ पे एंगल कितने का बनना चाहिए, 90 का। ओके, और यही नेचुरल थिंग है, यही नेचुरल प्रोसेस है एप्पल की फॉल होने की। देखो वो वहां पे उन्होंने बताने के लिए ट्राई किया है, मून ऐसा स्ट्रेट है तो उसकी डायरेक्शन ऐसी बताई है, एप्पल इधर के साइड में बताया है तो वो ऐसे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम देख रहे हैं और एप्पल ऐसे टेढ़ा टेढ़ा गिर रहा है, ऐसे तिरकस गिर रहा है, ऐसे नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये पार्ट भी स्ट्रेट है और ये पार्ट भी हमारे लिए स्ट्रेट है। ओके, समझो इस बात को, क्योंकि हम बहुत स्मॉल है अर्थ के सामने। देखो, द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन द ट्री इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट इज अलोंग द perpendicular from the position of the apple to the surface of earth। The figure also shows the gravitational force between the earth and the moon। The distance in the figure is not according to scale। मतलब उन्होंने ट्राई किया है कि ये मून है, इधर से एप्पल गिर रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और सेंटर के टुवर्ड्स ये फोर्स लगा हुआ है, ये बताने के लिए ट्राई किया है। मगर जो डिस्टेंसेस है वो अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस है मून का वो मोर देन 3 लाख किलोमीटर है। वहाँ पे जस्ट डायग्राम में सिंपल दिखाया है, या फिर जो एप्पल है बहुत नज़दीक दिख रहा है, मतलब सिंपल आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखाया है। वहाँ पे सब डिस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू रियल स्केल, रियल जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, न्यूटन थॉट दैट इफ द force of gravitation acts on apple on the tree at the different height from the surface of earth, can it also act on object at even greater heights much further away from the earth, like for example the moon? Can it act on even further object like the other planet and the sun? तो इसने सोचा, न्यूटन ने क्या सोचा कि जो फोर्स है एप्पल के ऊपर पर्टिकुलर हाइट से लगता है, अगर हम किसी ऊंचे जगह पर जाते हैं, टॉप पोजीशन पे जाते हैं, वहां से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, फिर भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरता है। उससे और ऊंचे जगह पे जाते हैं और ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट फॉल ही होता है अर्थ के ऊपर। तो कितने ही दूर का ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, उसके ऊपर अर्थ का फोर्स लगता है, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो वो फिर मून ही क्यों ना हो। मतलब सोचा न्यूटन ने ऐसे कि मून के ऊपर भी अर्थ का फोर्स होना ही चाहिए, सन का भी अर्थ के ऊपर, और ये दोनों ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होना ही चाहिए। तो इसके लिए न्यूटन ने किसकी हेल्प ली, जो केपलर्स के जो लॉस थे, कौन से लॉ, जो प्लैनेटरी मोशन के लॉ है जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो उसके हेल्प से न्यूटन इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनको मास हो और जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो एक दूसरे से, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है। उस अट्रैक्शन के फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और न्यूटन ने उनकी जो फेमस थ्योरी है ग्रेविटी की, वो इसके ऊपर दी है। कहीं ना कहीं जो केपलर है, केपलर की उन्हें हेल्प मिली है। हमें समझ में आएगा बाद में, हम जब इस लॉ का प्रूफ सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा आपको कि केपलर के थर्ड लॉ का कैसे यूज हुआ था न्यूटन को उसके लॉ को फॉर्मुलेट करने में। अभी हम क्या कर रहे हैं, बस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके स्टेटमेंट क्या है। नोट्स आपको मैंने सेंड कर दिए हैं, आप नोट्स में अभी देख सकते हो। ये जो पेज नंबर 1 के ऊपर का मैंने एक्सप्लेन किया, अभी इसके ऊपर नोट्स आपको दिए नहीं है। इसलिए नहीं दिए है क्योंकि इसके अंदर सभी चीजें कैसी है, जनरल है, जो आपको पहले से ही पता थी, बस मैंने वर्ड बाय वर्ड एक बार एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो पेज नंबर 1 हमारा पूरा एक्सप्लेन हो गया है। उसके बाद पेज नंबर 2 भी पूरा एक्सप्लेन हो गया है।
पेज नंबर 3 भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम पेज नंबर 4 के ऊपर जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नोट्स में देखना है आपने, बुक भी आपने सामने रखनी है, ठीक है। देखो, ऑल द अबव कंसिडरेशन इंक्लूडिंग केपलर्स लॉज लेड टू न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज फेमस थियरी ऑफ ग्रेविटी। ओके, जो फेमस थियरी है ग्रेविटी की, न्यूटन ने जो बनाई केपलर के हेल्प से बनाई है। कैसे, मैंने अभी कहा हमें केपलर के थर्ड लॉ का यूज होने वाला है, बाद में आपको पता चलेगा। तो न्यूटन ने उसका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। अब वहां पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं बस, बट हमने नोट्स में पूरा उसको ऐसे कॉन्फ़िगरेट किया है। उसमें से लॉ ऑफ मास को अलग किया है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को अलग किया है और उसको सॉल्व करके हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। तो वो जो स्टेटमेंट अभी आगे दी हुई है वो हम नोट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बुक में भी वही है, नोट्स में भी वही है, मगर नोट्स में थोड़ा सा हमने कॉन्फ़िगरेट किया है, थोड़ा सेपरेट किया है उसको। ओके, लॉ ऑफ मास को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो देखो, जो न्यूटन का लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट में। एक क्या, लॉ ऑफ मास, और सेकेंड क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, तो आपको सबसे पहले ये क्लियर करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हो, उन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब वो दोनों को मास है, उनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस है और उनके सेंटर में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां पे डायग्राम भी हमने नोट्स में भी दी है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो सबसे पहले देखेंगे लॉ ऑफ मास क्या है। लॉ ऑफ मास स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास। देखो, लॉ ऑफ मास के अकॉर्डिंग अभी सॉल्व करते हैं हम इसको, लॉ को। सबसे पहले लॉ ऑफ मास, तो देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास क्या है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ओके, 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट को, मतलब किसको? मल्टीप्लीकेशन को, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। पहले क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो तो दूसरी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि अर्थ का जितना मास है उस मास से मून का मास जो है 6 टाइम लेस है। 6 टाइम क्या है? लेस है। इसका मतलब क्या कि अगर आप क्या करते हो, अर्थ के ऊपर खड़े हो तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फील हो रहा है इससे 6 टाइम लेस आपको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? मून के ऊपर क्या होगा? फील होगा, मतलब कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ का फोर्स भी ज्यादा है। मून का मास कम है तो मून का फोर्स भी कैसे है? कम ही है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल नीचे गिरता है तो अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है, एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करता क्या? करता है वो भी, मगर एप्पल ही हमें अर्थ की ओर जाते हुए दिखता है, अर्थ एप्पल की ओर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ का फोर्स भी ज्यादा है। एप्पल का मास कम है तो उसका फोर्स भी कम है। तो कहना क्या है हमें यहाँ पे? लॉ ऑफ मास का क्या कहना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। मतलब कि हम क्या करते हैं, m1 m2 मास को इंक्रीज करते हैं तो जो फोर्स है फोर्स भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम क्या करते हैं, मास को डिक्रीज करते हैं तो फोर्स भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, जो कि है लॉ ऑफ मास का। ओके, मास इंक्रीज फोर्स इंक्रीज, मास डिक्रीज फोर्स डिक्रीज। मास को फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब जो नेक्स्ट लॉ है अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वो है इनवर्स स्क्वायर लॉ, या फिर आप इसे लॉ ऑफ डिस्टेंसेस भी कह सकते हो, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? कुछ डिस्टेंस भी मेंटेन हुआ है। ठीक है, तो जो देखो, जो लॉ है इनवर्स स्क्वायर लॉ, उसका क्या कहना है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। ओके, जो फोर्स है वो डिस्टेंस को कैसा है? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स का मतलब क्या? अपोजिट। अपोजिट का मतलब ऐसे कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और अगर डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज।
मतलब ये दोनों भी कैसे हैं, अपोजिट रिलेशन में है। इसको सिंपल से बात से समझो, ऐसे कंसिडर करो कि आपके पास दो मैग्नेट है, ओके। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो नहीं 4 मैग्नेट है, ऐसे कंसिडर करते हैं, दो मैग्नेट 100 ग्राम के हैं और जो अदर 2 मैग्नेट्स है वो 500 ग्राम के हैं। अगर आप 100 ग्राम के मैग्नेट्स को नजदीक लेते हो तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा। आप अगर 500 ग्राम के जो मैग्नेट्स है इनको एक साथ लेते हो तो आपको वहां पे भी फोर्स फील होगा। मगर बताओ कि किसका फोर्स ज्यादा है, 100 ग्राम वालों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या 500 ग्राम वालों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली 500 ग्राम, क्योंकि जो मैग्नेट बड़ा है उसका फोर्स ज्यादा होगा और जो मैग्नेट छोटा है उसका फोर्स क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि फोर्स जो है वो कैसा है, मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद अब डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है? अब देखो आपके पास दो मैग्नेट है, ये दोनों मैग्नेट इतने डिस्टेंस पे है, इतने डिस्टेंस पे, तो आप फील करो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अभी इनका डिस्टेंस बढ़ा दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ या ज्यादा? सबसे पहले डिस्टेंस तो ज्यादा हो गया तो फोर्स कम लगेगा या ज्यादा? चलो ठीक है, अब कंसिडर करो, अब इतना डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो फोर्स बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ऑब्वियसली। सिंपल सी बात है कि अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम 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 होते जाते हुए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब क्या कि डिस्टेंस अगर इंक्रीज करते हो तो फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और डिस्टेंस को आप डिक्रीज 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 करते हो तो फोर्स इंक्रीज 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 हो जाता है। ओके, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का कहना है कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, डिस्टेंस के स्क्वायर को ही क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये हमें प्रूफ करना है। आगे वाले लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे कि ये डिस्टेंस का स्क्वायर ही क्यों है, बस डिस्टेंस क्यों नहीं है, या डिस्टेंस का क्यूब क्यों नहीं है। डिस्टेंस का क्यूब भी तो ले सकते हैं, डिस्टेंस सिंगल टाइम भी ले सकते हैं, स्क्वायर ही क्यों लिया? तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि केपलर के थर्ड लॉ के हेल्प से न्यूटन ने उसका जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, मतलब इनवर्स ही इनवर्स के स्क्वायर को, इनवर्स मतलब क्या, अगर हम डी स्क्वायर लिखते हैं तो इसका इनवर्स क्या हो जाता है, 1/d स्क्वायर, इतना तो आपको पता होगा, तो इसीलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो इनवर्स के स्क्वायर को ही क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में प्रूफ करेंगे। अभी के लिए मुझे लगता है कि आपको ये दो चीजें तो समझ में आ गई होंगी कि मास अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, मास अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो ये है इक्वेशन 1 लॉ ऑफ मास, ये हमारा इक्वेशन 2 इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों भी इक्वेशन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। दोनों जगह पे क्या है, फोर्स है, दोनों ही जगह पे क्या है, फोर्स, तो वो फोर्स में 1 टाइम लिखता हूं। दोनों ही जगह पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है, वो भी मैं 1 टाइम ही लिखता हूं। मास के प्रोडक्ट को कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m1 इंटू m2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या रहता है कंपलसरी, 1 इंटू जो है 1/d स्क्वायर, 1/d स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कंबाइन करेंगे और f इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, प्रोपोर्शनल मल्टीप्लीकेशन साइन लिखते हैं नहीं लिखते तो भी चलता है, पता है हमें, m1 इंटू m2 इंटू 1, m1 m2 ही आएगा, d स्क्वायर 1 जा d स्क्वायर ही आएगा। अभी ये इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, मगर फॉर्मूला परफेक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं फॉर्म हुआ है, क्योंकि जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन का आपने कोई फॉर्मूला नहीं देखा होगा। हमेशा फॉर्मूला कैसा होता है, इक्वेलिटी साइन वाला होता है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी क्यों है, क्योंकि मास इंक्रीज तो फोर्स इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज फोर्स डिक्रीज, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो अगर प्रोपोर्शन रहेंगे तो फॉर्मूला तो फॉर्म नहीं होगा। ये हमने पहले भी देखा है, पहले वाले लेक्चर्स में भी, मतलब 9th स्टैंडर्ड को अगर आपने जो लेक्चर्स है वहां का आपको अगर याद होगा तो जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है प्रोपोर्शनलिटी को किसमें, इक्वालिटी के साइन में, तो कोई तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो उस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और याद रखो
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन ने नहीं फाइंड किया था, न्यूटन का वर्क यही तक है। ओके, न्यूटन का वर्क यही तक है, मगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ओके, अगर कंसिडर करो कि ये जो मास है ये 1 kg है, m1 कितना है 1 kg, ये m2 कितना है ये भी 1 kg है। ओके, m2 भी कितना है ये 1 kg, ये जो इनके अंदर का डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। यूनिट मास एंड यूनिट डिस्टेंस 1 लिया हमने, इसलिए यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। अब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए हेनरी कैवेंडिश नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ओके, और उस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से उसने ये कंक्लूजन निकाला कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, या यूनिवर्स में कोई भी जो चीजें हैं एक दूसरे के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगाती है। तो कितना फोर्स होगा कांस्टेंट फोर्स, वो कांस्टेंट फोर्स होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहां तक न्यूटन का वर्क हो गया, मगर ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में अगर कन्वर्ट करना है तो इसलिए हेनरी कैवेंडिश ने कंसीडर किया कि यूनिट मास वाले दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, उनके अंदर डिस्टेंस यूनिट 1 मीटर का रखते हैं और एक्सपेरिमेंट किया कि एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे। कंटिन्यूअसली 1 से 2 साल तक वो ये एक्सपेरिमेंट करते रहे और इस कंक्लूजन पे पहुंचे मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा है। ओके, तो ये किसने फाइंड किया, हेनरी कैवेंडिश ने। अब उसका एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे फाइंड किया, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता, मगर आपको फिर मुझे टॉर्क क्या होता है, कपल क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टॉर्क और कपल के बारे में, कपल वो वाला कपल नहीं, ये मैथमेटिकल कपल होता है जब जो फोर्स है पैरेलल फोर्स लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये पैरेलल फोर्सेस जो लगते हैं उसको कपल बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस कंक्लूजन पे आ गए अभी कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को क्या करना है, इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, कोई तो कांस्टेंट लेके, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, अब ये बाकी का जो है वो एज इट इज रखते हैं, इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, तो फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को परफेक्टली डिफाइन करने के लिए दो साइंटिस्ट ने हेल्प की है, केपलर ने भी हेल्प की है और हेनरी कैवेंडिश ने भी। केपलर ने कैसे हेल्प की कि ये डी स्क्वायर ही क्यों लेना है, ये डी स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर ही क्यों लेना है, ये केपलर ने हेल्प की। कैसे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे हैं हम। और ये जी क्यों लेना है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके फॉर्मूला बनाना था, तो हेनरी कैवेंडिश ने ये जी फाइंड किया। तो दोनों साइंटिस्ट ने न्यूटन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉर्मुलेट करने में हेल्प की, मगर ज़्यादा जो वर्क है, जो क्रेडिट है वो न्यूटन को ही जाता है, क्योंकि ये फोर्स की जो डिस्कवरी है इसके बारे में सोचना, सॉल्व करना ये न्यूटन ने किया है। इसलिए फोर्स को यूनिट क्या दिया गया है, न्यूटन दिया गया है। ये हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में भी देखा था। ओके, तो ये था न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब इसके बाद का जो है क्या दिया है, कुछ यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन है, वो भी हम अभी सॉल्व करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यूज योर ब्रेन पावर जो सेकेंड वाला यूज योर ब्रेन पावर है, जो एट द बॉटम ऑफ पेज दिया है, पेज नंबर 4 के ऊपर, वो है कि शो दैट in SI system the unit of universal gravitational constant is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आप अगर उसको ऐसे लिखते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे लिखते हो तो रीड करते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और आपके टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर
किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर ऐसे रीड करते हैं, किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये जो डिवाइड में है ये ऊपर अगर मल्टीप्लाई में जाता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का क्या हो जाएगा, इनवर्स, और इनवर्स में क्या होता है, जो प्लस साइन है पावर की वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर ऐसे रीड करो, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ऐसे भी आप रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो अभी हमने लिया था प्रोपोर्शनलिटी साइन को कन्वर्ट करने के लिए इक्वालिटी में, वो जो है उसकी वैल्यू एसआई यूनिट जो है एसआई यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर है, ये हमें प्रूफ करना है। एक थिंग नोटिस कर लो स्टूडेंट, वहां पे जो टेक्स्ट बुक में न्यूटन पूरा स्पेलिंग में दिया है, फिर उसके बाद मीटर स्क्वायर इन किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर दिया है, तो ये रॉन्ग मेथड है एक्चुअली राइटिंग की। एक तो पूरा स्पेलिंग ही लिखते हैं, जैसे न्यूटन की स्पेलिंग लिखी है, फिर मीटर की स्पेलिंग, स्क्वायर की स्पेलिंग लिखनी चाहिए, फिर इनवर्स की स्पेलिंग, फिर किलोग्राम की स्पेलिंग लिखनी है। अगर स्पेलिंग लिखना है तो पूरी स्पेलिंग ही लिखते हैं, नहीं तो सिंबल लिखने हैं तो पूरे सिंबल ही लिखते हैं, जैसे न्यूटन का सिंबल एन, मीटर का एम, किलोग्राम का केजी। ओके, स्पेलिंग्स को और सिंबल को मिक्स नहीं किया जाता। ये एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इनके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग मेथड है कि स्पेलिंग और सिंबल को मिक्स किया जाए। एक तो आप पूरे स्पेलिंग ही लिखो या फिर सिंबल ही राइट करो, तो उतना आप एक थिंग नोटिस कर लो, वहां पे नॉर्मल मिस्टेक है, आप मत करना ये मिस्टेक। एक तो लिखना है तो पूरा स्पेलिंग लिखो, नहीं तो फिर सिंबल, जनरली हम सिंबल ही लिखते हैं और रीड करते वक्त पूरा रीड करते हैं। एम को न्यूटन रीड करते हैं, एम को मीटर, किलोग्राम को केजी को किलोग्राम रीड करते हैं। ठीक है, तो चलो हमें अभी प्रूफ करना है कि जो एसआई सिस्टम में जो यूनिट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर है या पर किलोग्राम स्क्वायर। चलो, तो सबसे पहले वी हैव फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, अभी देखा हमने, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन क्या, डी स्क्वायर। आप यहाँ पे r भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि r का मीनिंग होता है रेडियस, और रेडियस भी एक टाइप का डिस्टेंस ही है। जो डिस्टेंस है उसके लिए केपलर ने r यूज किया है, ये पता है हमें। और जब हम न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूव करेंगे तब भी हम d के प्लेस पे r ही लिखेंगे, तो कोई अलग मीनिंग नहीं है। डिस्टेंस, रेडियस दोनों भी डिस्टेंस के ही टाइप है, तो d या r, या अभी भी आप यहाँ पे r लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का मीनिंग सेम है। अच्छा चलो, अब इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करते हैं। जो डी स्क्वायर है यहाँ किस में है, डिवाइड में, यहाँ किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। देयरफॉर एफ मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2। अब आप बोलोगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं था, यहाँ पे कहाँ से आ गया, इनके सभी के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, मगर अभी जरूरत है इसलिए मैंने लिखा, नहीं भी लिखते तो भी चलता है। अब ये m1 m2 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो इस इक्वेशन में कहाँ पे आ जाएंगे, डिवाइड में। देयरफॉर f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू जी। तो हमें g के लिए फॉर्मूला क्या मिल गया फिर, देयरफॉर g इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, f इंटू डी स्क्वायर m1 इंटू m2 अपॉन f इंटू डी स्क्वायर, g के लिए फॉर्मूला मिल गया हमें f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, अभी मुझे बताओ इनके एसआई यूनिट्स क्या है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, इंटू डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे मीटर का स्क्वायर, अपॉन मास का स्क्वायर क्या है, किलोग्राम। फिर से सेकेंड वाला मास है, उसका भी क्या एसआई यूनिट है, किलोग्राम। ठीक है, मास अलग अलग हो सकते हैं मगर एसआई यूनिट तो सेम होंगे ना, ये 10 किलो होगा, ये 5 किलो होगा,
मगर किलो ही होगा ना, किलोग्राम ही होगा, ठीक है। तो ये लिखते हैं हम फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर है, अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें, ऐसे कन्वर्ट करना है, तो ये जो डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और उसका जो पावर है वो निगेटिव हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, तो ये हो गया प्रूफ। ओके, द हेंस प्रूफ लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हेंस प्रूफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये था हमारा क्या, एसआई सिस्टम में जो यूनिट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर ऐसे लिखो, या इसको आप ऐसे, अभी मैंने पहले भी बताया था ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये न्यूटन का फॉर्मूला सॉल्व होने के बाद वहाँ पे हमने नोट्स में दिया है कि फॉर्मूले को और किन किन वेज में लिखा जाता है। वहाँ पे F = G(m1m2) अपॉन d स्क्वायर ये फॉर्मूला है। इसके अलावा हम इस फॉर्मूला को और कैसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F = G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M का मतलब है अर्थ का मास, स्मॉल m का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर उसका मास, और r का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। इनके वैल्यूज भी फिक्स है। G की वैल्यू क्या है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल M की वैल्यू क्या है, मास ऑफ अर्थ की 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट 10 किलो का है, 20 किलो का है, या कितने kg वेट का है, ये वो डिपेंड करता है, वो ऑब्जेक्ट का डिफरेंट वेट हो सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के। रेडियस क्या होती है अर्थ की रेडियस होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। उसको अगर हम कन्वर्ट करें किलोमीटर में तो आएगा 6400 किलोमीटर। तो अर्थ की जो रेडियस है, अर्थ की सेंटर से जो डिस्टेंस है रेडियस 6400 किलोमीटर है, और डायमीटर अगर हम बोलते हैं तो डायमीटर टोटल कितना हो जाएगा फिर 12,800 किलोमीटर, क्योंकि 6,400 अगर रेडियस है तो डायमीटर डबल होता है उसके, तो 6,400 का जो डबल है वो आएगा 12,800 किलोमीटर के अराउंड जो डायमीटर है वो अर्थ की होगी, ठीक है। और जो जनरल फॉर्मूला है फोर्स का, वो क्या होता है, फोर्स का जनरल फॉर्मूला, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। आप फोर्स = मास × एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिख सकते हो। ये नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, और स्मॉल g अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है जो हमें नेक्स्ट लेक्चर के लिए लगने वाला है, वो क्या, फोर्स = mv² अपॉन r। ये किसका फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। F = mv² अपॉन r। m का मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v मतलब वेलोसिटी या स्पीड ऑब्जेक्ट की, और r मतलब उसका जो डिस्टेंस है सर्कुलर मोशन में, जो रेडियस या डिस्टेंस कहेंगे वो, ठीक है। तो ये सब फोर्स के ही फॉर्मूले हैं, मगर अलग अलग सेंस में इसको यूज किया जाता है। तो अभी हमारा जो यूज ऑफ ब्रेन पावर है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे क्या दिया है नोट्स में हमने, फीचर्स ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए हैं, वो भी हम अभी देखते हैं। ओके, तो फिर अभी देखते हैं न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कुछ फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या, कि कुछ स्पेशलिटी जिसे कहेंगे हम, या फिर नोटिस करने वाली चीजें। न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में नोटिस करने वाली चीजें क्या क्या है। सबसे पहले जो है नोटिस करने वाली चीज जो कि आपको कंपलसरी याद रखना है, वो ये है कि जो फोर्स का फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू पहले ऑब्जेक्ट का मास इनटू सेकंड ऑब्जेक्ट का मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास, इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो डबल। देखो
ये मैं जो फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपके कहाँ पे दिए हैं, पेज नंबर 4 के ऊपर यूज योर ब्रेन पावर जो है नीचे, उसके बाजू में एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के ऊपर एक पैराग्राफ है। इसके अंदर ये फीचर्स ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए हैं, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो बुक में भी देखो, जो बुक में है वो पॉइंट वाइज फॉर्म में मैंने नोट्स में दिया है और उसको एक्सपांड करके थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो देखो सेकेंड जो फीचर है वो क्या है कि लॉ ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर मास को आप डबल करते हो, मास को क्या करते हो, डबल करते हो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखो कैसे, यहां पे देखो, अभी ये सेकेंड जो पॉइंट है मैं एक्सप्लेन करता हूं मैथमेटिकली। सेकेंड पॉइंट, अब सबसे पहले ये इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे मास कितने टाइम है, 1 टाइम। यहाँ पे हम इंटू 1 लिख सकते हैं ना, इंटू 1 टाइम मास है। अभी हमें मास कितना लेना है, जो m1 m2 है इनकी वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 2m1 m2, मतलब मास को क्या कर रहे हैं हम, डबल। तो हमें ये देखना है कि फोर्स भी डबल होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स, न्यू वाला फोर्स बोलता हूं मैं, जब मास डबल होता है न्यू वाला फोर्स इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अभी m1 m2 की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 2m1 m2। तो ये फोर्स न्यू इज इक्वल टू G इंटू 2 इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, बस हमें मास क्या करना है, डबल करना है। ओके, तो मास डबल कर दिया हमने यहाँ पे, 2 इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, F इज इक्वल टू 2 को साइड में ले लिया, Gm1 m2 को एक साथ लिख देता हूँ, Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। क्या किया मैंने, बस ये जो 2 है इसको इधर साइड में लिया, क्योंकि मल्टी यहाँ पे भी है, G इंटू 2 ही है, और इधर लिखता हो तो 2 इंटू G रहेगा और आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये फोर्स न्यू है अपना, फ्रॉम इक्वेशन 1 फोर्स न्यू इज इक्वल टू 2 एज इट इज, और इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो नॉर्मल फोर्स है। तो Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर के प्लेस पे मैं F लिख सकता हूं क्योंकि इक्वल है, तो ये F। तो यहां पे प्रूव हो गया कि जो मास है उसको आप अगर डबल करते हो तो न्यू वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये हमने पहले भी कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास इंक्रीज फोर्स इंक्रीज, मास डिक्रीज फोर्स डिक्रीज। तो अगर मास डबल होता है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा न्यू वाला, वो पहले वाले फोर्स से कितना टाइम रहेगा, 2 टाइम ज्यादा रहेगा। ये सेकेंड पॉइंट का मीनिंग है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, द थर्ड पॉइंट देखो, अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिक्रीजेस बाय 4 टाइम। अभी ये भी एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपको ये लिख लेना है फॉर इंफॉर्मेशन तो आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके आप राइटिंग कर सकते हो, अगर लिखना है तो, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। अभी थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड नंबर वाला पॉइंट क्या दिया है, फिर से एक बार पढ़ता हूं। अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप डिस्टेंस कितना करते हो, डबल, जितना था उससे कितना डिस्टेंस कर देते हो, डबल डिस्टेंस कर देते हो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम डिक्रीज। कैसे, देखो थर्ड वाला पॉइंट, ये मैंने इसको इक्वेशन 1 दे के रखा है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 1 ही है, 1 टाइम ही है। अभी हमको डिस्टेंस कितना करना है, डबल करना है। ओके, तो देखो न्यू कंडीशन है हमारे लिए कि जो डिस्टेंस है वो हमें कितना लेना है, 2d लेना है, डबल डिस्टेंस कर रहे हैं हम। तो देयरफॉर फोर्स न्यू वाला फोर्स कितना आएगा, ये ऊपर Gm1 m2 अपॉन जो डी स्क्वायर लिखा था हमने, तो d की वैल्यू कितनी लिखनी है, 2d, d की वैल्यू कितनी लिखी, 2d, और d का क्या है, स्क्वायर है, इसलिए
हम उसका भी क्या लिखने वाले हैं, स्क्वायर लिखने वाले हैं। फिर अभी फोर्स न्यू क्या आएगा, फोर्स न्यू वाला फोर्स इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4 और d का स्क्वायर कितना d स्क्वायर। इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूं, यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, मतलब ये 1/4 इंटू G m1m2 अपॉन d स्क्वायर। ओके, अब देखो G m1m2 अपॉन d स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये किसकी वैल्यू है, ये फोर्स की वैल्यू है जो नॉर्मल फोर्स है। तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 फोर्स न्यू इज इक्वल टू ये 1/4 एज इट इज इंटू G m1m2 अपॉन d स्क्वायर के जगह मैं फोर्स लिख रहा हूँ। फोर्स इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब क्या है 1 है, तो फोर्स न्यू इज इक्वल टू F1 जा F4 1 जा 4, मतलब जो न्यू फोर्स रहेगा डिस्टेंस को डबल करने के बाद न्यू फोर्स पहले वाले फोर्स से कितना रहेगा 4 टाइम लेस, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू है तो वो कितने से डिवाइड होगी 4 से। ओके, अभी पहले हमने देखा अगर मास को हम क्या करते हैं डबल करते हैं तो फोर्स भी क्या हो जाता है, न्यू वाला फोर्स क्या होता है डबल आता है ओल्ड वाले फोर्स से। और अभी हमने देखा कि डिस्टेंस को हम डबल करते हैं तो जो न्यू वाला फोर्स है वो पहले वाले फोर्स से कितना टाइम लेस आता है 4 टाइम लेस आता है, क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए न्यू वाला फोर्स डबल हो जाएगा, और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए न्यू वाला फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर को क्या आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, मतलब लेस हो जाएगा। तो न्यू वाला फोर्स पहले वाले फोर्स से कितना लेस है 4 टाइम लेस है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये तीनों पॉइंट हो गए। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट देखो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हाँ, ये अगर आपको लिख लेना है तो आप लिख सकते हो। ओके, ये यहाँ तक, ये बॉक्स तक, ये आपको एक्स्ट्रा बताया मैंने, राइटिंग करना है तो कर सकते हो। थर्ड वाला पॉइंट हो गया। फोर्थ वाला पॉइंट देखो, gravitational force is always acts between the center of the two bodies and the distance between center of the two bodies are taken as d. Okay, this is the condition for the bodies having fixed regular shape. अगर फिक्स रेगुलर सर्कुलर शेप है, आप देख सकते हो, या फिर यहाँ पे बताता हूँ मैं कि फोर्थ पॉइंट में क्या कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका फिक्स शेप है, तो इसका ये सेंटर होगा और ये सेंटर होगा। हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। जो डिस्टेंस है सेंटर में का वो क्या लेते हैं d लेते हैं, या फिर r भी ले सकते हो आप, d या r दोनों में से कुछ भी लो, यहाँ पे सिंबल डिस्टेंस है वो, और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किधर है टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल है। ओके, ये किसके लिए, जिसका रेगुलर शेप है उसके लिए। अब उनके लिए क्या, फिफ्थ नंबर के पॉइंट में जिनका रेगुलर शेप नहीं है, देखो, इफ द शेप ऑफ द बॉडीज आर नॉट रेगुलर or not spherical, then the direction of the gravitational force is taken along the line joining their center of masses, and d is taken to be the distance between two center of masses. अब देखो, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का शेप ऐसे है और एक ऑब्जेक्ट का शेप ऐसे है। ओके, थोड़ा डिफरेंट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट का शेप ऐसे है, अब इसका रेगुलर शेप नहीं है तो इसका सेंटर किधर है, इसका सेंटर किधर है और इसका सेंटर किधर है, तो क्या करते हैं सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करते हैं। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या कि ऐसे एक तो पॉइंट होगा इस ऑब्जेक्ट में, इस शेप के ऑब्जेक्ट में, कि जहां पे उसका मास क्या हुआ है कॉन्सेंट्रेट हुआ है। द सेंटर और द पॉइंट वेयर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज said to be concentrated, that is called as center of mass. ओके, ऐसा पॉइंट कि जिस पॉइंट में ऑब्जेक्ट का मास क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया है या फिर अट्रैक्टेड है उस पॉइंट की ओर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कैसा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, और इनके अंदर का डिस्टेंस क्या लेंगे हम d या फिर r। यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट क्या है आपके लिए, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करो, उस ऑब्जेक्ट का ऐसा पॉइंट जहां पे उसका सारा मास क्या हो गया है कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर अट्रैक्टेड है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ओके, देखो आगे,
उसके बाद 6 नंबर पॉइंट, फ्रॉम द फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस केप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जी क्या है? जी क्या है? जी क्या है? देखो जी, ओके देखो F इज इक्वल टू क्या है? जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो हमको क्या कंसिडर करना है? मास 1 कितना है? 1 किलोग्राम। मास 2 कितना है? 1 किलोग्राम। और डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। ओके, यूनिट मासेस एंड यूनिट डिस्टेंस, यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस। तो अगर हम इसको फॉर्मूला में रखते हैं इन वैल्यूज को, तो क्या आएगा? देखो इन वैल्यूज को फॉर्मूला में रखते हैं। देखो F इज इक्वल टू जी की वैल्यू एज इट इज इंटू m1 की वैल्यू कितनी है? 1, m2 की वैल्यू कितनी है? 1, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। इसको हम क्या लेते हैं? स्क्वायर। F इज इक्वल टू क्या आएगा? जी इंटू 1 जी ही आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, मतलब ये इंटू 1 लिख सकते हैं और अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू जी है। ओके, इसके नीचे 1 है तो जी 1 जा जी, 1 1 जा, नीचे 1 लिखा नहीं लिखा तो पता है हमें, होता ही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो न्यूटन ने कैलकुलेट किया, अगर हम यूनिट मासेस और यूनिट डिस्टेंस लेते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो इक्वल है किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स को। देखो फिर से वो पॉइंट, फ्रॉम द फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो दो ऑब्जेक्ट है, इन दो ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, ये मैंने पहले भी बताया था 1 kg। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 1 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, m1 है 1 kg, m2 है 1 kg, डिस्टेंस है 1 मीटर। ओके, ये यूनिट क्यों लिया? क्योंकि कोई भी डिस्टेंस है 1 के मल्टीपल ही होंगे ना। 2 मीटर 1 के डबल है। ओके, मतलब 3 मीटर 1 के ट्रिपल टाइम है, इसलिए ये यूनिट है। ओके, मतलब एक सिंगल मतलब स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल मासेस को कंसिडर करके कहा है कि अगर मास 1 kg, यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस है, तो इनके बीच में का जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया, 1 1 1 वैल्यू रखी सबकी, तो फोर्स किसको इक्वल आ गया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। तो ये फॉर्मूला से हमें समझ में आया कि अगर यूनिट मासेस और यूनिट डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट में, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट में लगने वाला क्या है? फोर्स ही है। ओके, आगे देखो, thus in SI unit the distance, sorry, thus in SI unit the value of G is equal to the gravitational force Newton between two masses of 1 kg means kilogram square kept at 1 meter, that is meter square apart from each other। अब इसी ये पॉइंट को भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर हम फॉर्मूला अगर ऐसे लिखते हैं, अगर हम फॉर्मूले को ऐसे लिखे कि फोर्स इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, तो ये इक्वल का साइन हम नहीं ले सकते जब तक हम g को नहीं लेते। क्यों? क्योंकि देखो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और न्यूटन किसको इक्वल होता है? न्यूटन किसको? फोर्स का जो फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास होता है किलोग्राम, और ये क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन का मतलब क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और मास इंटू एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये न्यूटन का मीनिंग है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम अगर इसको अगर इक्वल में लिखेंगे तो ये आएगा किलोग्राम, ये आएगा मास इसका किलोग्राम, और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब क्या? मीटर का स्क्वायर। तो ये आएगा आपका न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा किलोग्राम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, अब देख रहे हो आप, कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूटन। और इधर क्या आया है? किलोग्राम स्क्वायर अपॉन क्या? मीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो अब मुझे बताओ, ये दोनों साइड इक्वल है क्या? उधर क्या है?
किलोग्राम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो बात बनी नहीं, ये हम इक्वल नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल है। तो फिर अभी g की वैल्यू को अगर प्लेस करें हम तो क्या होगा? ओके, अब ये ऐसे रखता हूं मैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन बोल रहे हैं, और ये किलोग्राम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब g की SI यूनिट क्या है? g की SI यूनिट है, इसको हम इनटू में लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, राइट ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर कैंसल, मीटर स्क्वायर कैंसल, किलोग्राम स्क्वायर कैंसल, किलोग्राम स्क्वायर कैंसल। तो अभी आ गया, क्या रह गया बस यहाँ पे न्यूटन, और यहाँ पे क्या है न्यूटन। न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन, मतलब फोर्स इज इक्वल टू जी। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया हर पॉइंट को मैथमेटिकली, ये आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है, बट हर एक पॉइंट को मैं मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन किया हूँ। आप फिर से वीडियो को रिवाइज लो, रिटर्न लो, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, आप रिटर्न लेके फिर से देखो कि मैंने हर एक पॉइंट को मैथमेटिकली कैसे सॉल्व किया। पॉइंट वहाँ पे क्या दिया था कि ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स को, और किसको, उनका जो किलोग्राम स्क्वायर है, मास और डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, इनको। ये मैं पहले पॉइंट में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और इस पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया कि न्यूटन इक्वल टू न्यूटन कब आएगा, फोर्स इज इक्वल टू जी कब आएगा, जब हम जी को कंसिडर करते हैं तब। अगर हमने जी की वैल्यू नहीं ली तो हमने देखा यहां तक इक्वल आ रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और यहाँ पे किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, तो ये इक्वल तो नहीं है। तो इक्वल कब आएगा, न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन कब आएगा, जब हम जी की एसआई यूनिट को प्लेस करते हैं। तो जी की एसआई यूनिट लिखे हम, तभी हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू जी, अगर लेते हैं तभी लिख सकते हैं m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, नहीं तो जी नहीं लेते तो ये नॉट इक्वल आता है। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपके माइंड में घुस रहा है या नहीं जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जस्ट एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए था। हर एक पॉइंट को मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया। जो पॉइंट मैंने बना के दिए हैं वो आपको लर्न करने हैं, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जो पॉइंट है इनका मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन है ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको राइटिंग करना है, फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, ये एग्जाम में आता नहीं है, ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में क्या, यूज योर ब्रेन पावर, जो अभी हमने सॉल्व किया उससे हमें क्लियर हो गया है कि जी का जो एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम के इनवर्स का स्क्वायर है। ये हमको क्लियर हो गया है। ओके, तो लॉन्ग हो गया लेक्चर थोड़ा सा, इसको रिटर्न रिपीट देखो आप लोग। ओके, ये आपके लेसन का बेस है पूरा, ठीक है। अभी हम लेसन के बेस के अंदर है, ये आपका बेस अगर अच्छा रहेगा तो आगे वाले कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, सो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अभी यहाँ तक हो गया अपना यूज ऑफ ब्रेन पावर तक, और उसके बाद फीचर्स भी हो गए, मतलब पेज नंबर 4 तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 5 के ऊपर वहाँ पे ब्लू बॉक्स में कुछ 2-3 लाइनें हैं, वो इससे रिलेटेड है, वो अभी बता देता हूँ। क्या दिया है देखो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the point inside or outside the object at which the total mass of object can be measured assumed to be concentrated। मैंने ये पहले भी बताया कि सेंटर ऑफ मास क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर या ऊपर के साइड पे, बाहर के साइड पे ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, ऐसा कंसिडर करते हैं, एज्यूम करते हैं। ओके, जस्ट ऐसा एज्यूम करना या कंसिडर करना पता है आपको। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। ओके, जिनका क्या होता है, शेप कैसा होता है, स्पेरिकल। स्पेरिकल अगर हो तो स्पेरिकल होने के बाद इनका ये ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां पे है, तो यहां पे उनका सेंटर ऑफ मास होता है। और द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स सेंट्रॉइड। मतलब क्या कि अगर स्पेरिकल है तो सेंटर ऑफ मास कहां पे है, सेंटर में। ओके, अब ये सेंट्रॉइड क्या है, अगर मैं कहता हूं कि ये ट्रायंगल है, इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, शेप ज्योमेट्रिकल है, ये स्क्वायर है,
इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है और शेप ज्योमेट्रिकल है। तो ये तीनों पॉइंट से सेंटर में कौन सा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा। ये चारों पॉइंट्स के सेंटर में कौन सा पॉइंट आएगा, ये आएगा। तो अगर सर्कल है तो जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर में है, और अगर अदर शेप के ऑब्जेक्ट है तो इनको तो हम सेंटर नहीं बोल सकते ना, इसको सेंटर नहीं बोलते, इसको वर्ड यूज करते हैं सेंट्रॉइड। मतलब सर्कल छोड़कर अदर कोई भी ऑब्जेक्ट है मगर शेप फिक्स है तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये होगा है सेंट्रॉइड, ये है सेंटर, और इसका जो पूरा मास है यहाँ पे सेंटर में है, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है, और अदर शेप वाले ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब वो पॉइंट जहां पे उनका पूरा मास ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, वो कहां पे होता है, उनके सेंट्रॉइड पे होता है। ओके, और क्या होता है, जिनका शेप फिक्स नहीं है, ऐसे अलग ही शेप है, तो उनका भी सेंटर ऑफ मास एज्यूम किया जाता है, कहीं तो कंसिडर किया जाता है। ओके, तो यहां तक अपना हो गया। अभी हम पेज नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं डिटेल में। केपलर्स के लॉ देख लिए, न्यूटन का लॉ देख लिया। अभी इसी लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता इनवर्स स्क्वायर लॉ, मगर नहीं, बहुत लॉन्ग हो गया ऑलरेडी लेक्चर। ओके, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो चलो तब तक अच्छे से स्टडी करो। बाय बाय।